नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका इस्तकबाल है। आज हम सियासत टीवी के नाजरीन की मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं जो याम कंसल्टेंसी के सीईओ है, जिनका नाम मोहम्मद खुर्शीद हुसैन है, जो एक इलेक्शन हिकमत अमली कार भी है। और इन्होंने पीए के नाम से मशहूर आईपैक जो है उसके साथ 2016 से 2020 तक काम किया और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में किया। और उसके बाद फिर 2020 के बाद से 2025 तक के दरमियान में अपने दम पर इंतखाबी हिकमत अमली इन्होंने तैयार की और मुख्तलिफ रियासतों में इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान के लिए इंतखाबी हिकमत अमली तैयार भी की, जबकि इनकी कामयाबी का तनासुब जो है वो 80% है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हालिया अरसे में जो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात हुए तेलंगाना में, उसमें भी नवीन कुमार यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके लिए कामयाब हिकमत अमली तैयार की। तो नादरीन, मोहम्मद खुर्शीद हुसैन की ज़ुबानी सुनते हैं इंतखाबी हिकमत अमली किस तरह तैयार की जाती है। तो बताएं सियासत के नाजरीन को किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इलेक्शंस के लिए। इलेक्शंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के पहले आप पहले ग्राउंड पर उसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच होता है। पहले ग्राउंड पे उतरा जाता है और ग्राउंड पे डिवीजन और बूथ वाइज लोगों को जाना जाता है कि प्रेजेंट सेंटिमेंट क्या है। और उसके अलावा साथ साथ हम जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, टीचर्स, लॉयर्स और जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उस सोसाइटी के, इवन एक्स कॉर्पोरेटर, उन सबसे भी मुलाकात की जाती है। और साथ साथ मीडिया और सोशल मीडिया में क्या नैरेटिव चल रहा है, इन बातों को भी ध्यान में रखकर अंत में जो कैडर होती है, कैडर से मुलाकात करके हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इन पांचों चीजों को लेकर जो लास्ट में ट्रायंगुलेट करके एक जो स्ट्रैटेजी बनती है, उस बेसिस पे बनती है कि प्रेजेंट सेंटीमेंट क्या है, लोगों को क्या चाहिए और किस तरीके की मैसेजिंग जानी है। उस बेसिस पे हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले सेंट्रल मैसेजिंग को डिसाइड किया जाता है। अब हिकमत अमली, अब अगर किसी एक असेंबली हल्के की आपको जिम्मेदारी मिली, जुबली हिल्स की हम बात ले लें, जुबली हिल्स में आपने कामयाबी के साथ अपने हिकमत अमली तैयार की और वो नज़र भी आई, नवीन कुमार यादव की जीत के साथ वो नज़र भी आई। तो वहां पर जुबली हिल्स में ग्राउंड पर आपकी टीम जो है, याम कंसल्टेंसी की टीम जो है, वो कितने वक्त कबल उतरी वहां पर? जी, तो मैं ये करीबन 1 महीने पहले से वर्क स्टार्ट किया था। यहाँ पे ऑलरेडी सर की टीम्स थी और स्टेट से भी और कुछ टीम्स वर्क कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा काम ज्यादातर कंसल्टेंट का था और मेरी खुद की 20 लोग की टीम थी, 12 लोग ऑन फील्ड और 8 कॉलर्स थे। और उसके अलावा वहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल टीम्स थे, कुछ 6-7 जो कि सर के से एसोसिएटेड थे लास्ट 3 बार के इलेक्शन से। जी, तेलंगाना में नवीन कुमार यादव से कबल आपने कौन सी रियासत में और किस सियासी पार्टी के लिए याम कंसल्टेंसी के हवाले से इंतखाबी हिकमत अमली तैयार की है? तो मैं प्रशांत किशोर जो आईपैक था वहाँ पे 4 साल काम करने के बाद वहाँ पे सबसे बड़ी जीत मिस्टर जगनमोहन रेड्डी सर के लिए थी 2019 में, जहाँ पे मैं स्टेट लीड था और 55 सीटों पे काम कर रहा था। और बड़े बड़े कैंपेन जो रावली जगन, कावली जगन, बाय बाय बाबू, ये सब मेरे डिजाइन किए हुए कैंपेन हैं। और उसके बाद याम कंसल्टेंसी में मेरी शुरुआत हुई अनिल कुमार यादव सर, जो कि एक्स इरिगेशन मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्रा से। उनके लिए मैं 28 आउट ऑफ 28 वोट जिताकर दिया था म्युनिसिपल इलेक्शंस में 2021 में। वहां से फिर मैं कर्नाटका गया। कर्नाटका में डीके शिवकुमार सर और बैंगलोर जोन में कृष्ण बैरेगौड़ा सर और कैबिनेट मिनिस्टर जो ईश्वर खंड्रे सर हैं, ये नामी नेम है जिनके लिए मैंने काम बड़े किया। नाम है कर्नाटका असेंबली के। और उसके अलावा मैंने 15 लोग को कंसल्ट किया था, जिसमें से 12 लोग की जीत हुई थी। और कर्नाटका के बाद मैं आंध्रा में बोस्सा सत्यनारायण सर, जो कि एक्स-पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं, उनके लिए काम किया हूँ। और बड़े बड़े लीडर्स जैसे एमवीवी हैं और मुस्तफा सर हैं, उनके लिए काम किया हूँ। और फिर तेलंगाना में मैंने 2023 में एक सोशल मीडिया कैंपेन किया था केसीआर साहब के लिए, जो कि बहुत बड़ा फेमस कैंपेन था, रिस्क वुद्दू करके। और वो 2 महीने की कैंपेन थी। और उसके बाद मैंने दिल्ली में काम किया है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, और फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में। और अंत में अभी रिसेंटली जो है
जुबली हिल इलेक्शंस में काम किया हूँ जी। मैं। अच्छा, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कभी नहीं जुड़े? जी। मतलब आपको अगर बीजेपी भी अगर इनवाइट करती है इंडिविजुअली किसी एक दो असेंबली हलकों के लिए, तो आप उसके लिए भी काम करते हैं। तो क्या आपको जब मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक ही स्टेट में अगर आपको कांग्रेस के भी क्लाइंट्स मिलते हैं, बीजेपी के भी क्लाइंट्स मिलते हैं, जनता दल सेक्युलर के भी क्लाइंट्स जी। मिलते हैं, कर्नाटका में जी। मिलते हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कई मुश्किलात तो पैदा नहीं होते? तो जैसे कि एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, मेरा बॉटम टू टॉप अप्रोच है। जी। जनरली मैं एक पार्टी के साथ ही मूव करता हूँ, जी। बट अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे अगर डिफरेंट पार्टीज अगर मुझे अप्रोच करें, जी। तो उसके लिए फिर मैं स्पेसिफिकली एक स्ट्रैटेजी करने में ऑफ कोर्स डिफिकल्टी होती है, जी। बट देन हमारा कंप्लीटली बॉटम टू टॉप अप्रोच है, तो वो उसमें इस 5 साल के दौरान मैंने काफी चीजें सीखी हैं, जी। इंशाल्लाह आगे भी सीखूंगा। जी। तो वो चीजें अभी तक तो अल्लाह के करम से सब सही चला है। जी, नहीं मेरा ये कहने का मतलब है, क्या आपके ऊपर याम कंसल्टेंसी पे बीजेपी भी काम ले रही है, कांग्रेस भी और जनता दल सेक्युलर भी कर्नाटका में काम ले रहे हैं, तो क्या वो कैंडिडेट जो है, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनको आपके ऊपर एतमाद रहेगा, भरोसा रहेगा, यकीन रहेगा? तो हम उनको लूप में रख के ही बात करते हैं। अच्छा। मतलब जब भी हम पिच करते हैं, जी। तो हम उनको बताते हैं अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं या जी। कहाँ काम आने वाला है, जी। सो दैट वो भी लूप में रहें और उनको कहीं और से ना पता चले। क्योंकि अगर आप अपफ्रंट बता देते हैं, जी। तो वो अगर उनकी कुछ पुरानी इक्वेशंस हो, तो जी। वो फिर मना करें या नहीं करें, तो हम लूप में रख के काम करते हैं जी, उनके तो बस साथ। जानकारी आप पहले से दे देते हैं उन जी। जी। सियासी जो भी इंडिविजुअली, अगर आपको अगर इनफरादी तौर पर कोई आपसे अप्रोच होता है, खा वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, तो उसे इस बात की इत्तला रहती है कि याम कंसल्टेंसी जो है कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर के फला असेंबली हल्के पर कैंडिडेट के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही है, फला हल्के के लिए कांग्रेस के लिए, और यहाँ पे बीजेपी भी उनसे अप्रोच भी तो उनके लिए भी हिकमत अमली तैयार करेंगे। इस बात की जानकारी वो तमाम कैंडिडेट्स को होती है। जी। जी। ये एक शफाफियत का काम है। अगर इस तरीके से अगर कोई काम करता है, तो यकीनन ये तो सामने वाले को भी इस बात का यकीन होता है, जो भी कंसल्टेंसी से वो अप्रोच होते हैं, रुजू होते हैं, उन्हें इस बात का यकीन होता है कि जो हम जिस इदारे पर हमने जिम्मेदारी तफवीज की है, वो यकीनन ईमानदारी के साथ काम करेगा। यहाँ पर एक अहम बात ये है कि आपने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के लिए आपने दिल्ली में भी आपने काम किया था। तो दिल्ली में कौन सी सियासी जमातों के लिए आपने काम किया? सो दिल्ली में जो मेरे पास तीनों पार्टीज के क्लाइंट्स थे, बीजेपी के भी 3 क्लाइंट्स थे और कांग्रेस के 2 और आम आदमी के भी 3 क्लाइंट्स थे। तो दिल्ली में इट वाज अ वेरी मिक्स एंड मैच, एंड वहाँ पे सक्सेस जो है बीजेपी को मिला था और बीजेपी के क्लाइंट जो मेरे थे वहाँ विन हुए थे। तो और कांग्रेस में इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो देवेंद्र यादव सर थे, उनको भी हमने कंसल्ट किया था। अच्छा। जी। तो भी कांग्रेस के पास से आपको वहां पर दिल्ली में कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि उनके लिए हिकमत अमली तैयार करें? जी। आम आदमी पार्टी के लिए भी आपने काम किया दिल्ली में, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार के साथ क्या रहा, उसके नताइज क्या रहे? सो हमने 3 कैंडिडेट्स के लिए काम किए थे, जिसमें से 2 जीते थे और 1 हार गए थे। तो यहाँ पे हम लोग पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को हम प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं कि जी। उनका कैसा इम्पैक्ट है लोगों पे। जी। तो आप उत्तराखंड में और हरियाणा में, जी। खासतौर पर हरियाणा में कांग्रेस के लिए आपने काम किया था, वो कौन से साल में आपने काम किया था, तो उसका नतीजा क्या बरामद हुआ? अच्छा, उत्तराखंड तो 2017 की बात है। तो वो जब जब आप आईपैक में में थे जब आप, था, जी। तब कांग्रेस के लिए ही कर रहे थे। और मेरे क्लाइंट काजी निजामुद्दीन सर थे, जो जी। कि नामी नाम है। जी। और हरियाणा जो है रिसेंटली मैंने 2024 में किया था। आप याम कंसल्टेंसी के जरिए जी। किए जी। थे? जी। तो जी। मेरे इंडिविजुअल क्लाइंट जो थे वो कांग्रेस के ही थे। जी। मैंने 6 क्लाइंट को कंसल्ट किया था, जिसमें से 5 कांग्रेस के थे और 1 बीजेपी के। जी। और कांग्रेस के 5 में से 3 की जीत हुई थी उसमें। तो मजमूई तौर पर आपका जो रेशियो है, वो आप जैसा कि मैंने प्रोफाइल आपकी पढ़ी, जी। वो 80% आप बता रहे हैं। जी। 80% तो ठीक है, मगर आपको आईपैक में जब आप साथ में काम कर रहे थे और फिर अपना खुद का कंसल्टेंसी आपने देखा, तो इसमें क्या फर्क महसूस हुआ आपको? सो आईपैक में जब आप काम करते हैं, तो आपके पास सब कुछ ऑलमोस्ट आपके पास सब रेडी रहता है, आपको उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और जब आप खुद की कंपनी खोलते हैं, तो लोगों की सैलरीज, लोगों को हायर करना, और यहाँ पे आपको देखकर और आपके नाम देखकर लोग आते हैं। जी। वेरएज़ आईपैक एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप ऑलरेडी सारी चीज़ें रहती हैं, आपको बस
चीजें बतानी होती है और बस स्ट्रेटेजाइज करना होता है। जी। वेरएज जब अपनी कंपनी आप खोलते हैं तो बिजनेस भी आपको लाना पड़ता है, मार्केटिंग भी आपको करना होता है और रिजल्ट भी देना होता है। जी। एक इंतखाबी हिकमत अमली कार पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के लिए तशहीर करना या फिर आपके अपनी कंपनी को फेमस करना एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसको कहते हैं जल्द से जल्द उसको मतलब लोगों तक पहुंचा देना कोई बड़ा काम नहीं होगा आपके लिए तो। नहीं, बड़ा काम हमारे लिए ये होता है कि लोगों से ज्यादा एमएलए एस्पिरेंट्स और एमएलए कैंडिडेट्स जो कि जी। काफी क्लोज्ड लूप में चलते हैं, जी। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जी। क्योंकि वो बोलते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो हम आपको कंसल्ट करें। जी। तो आम जनता में पहुंचना इजी है हमारे लिए जी। क्योंकि हम सोशल मीडिया स्ट्रेटजी करते हैं। जी। बट वो जो एक सर्कल होता है एमएलए और एमपीओ का, वो काफी ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। जी। तो उस ट्रस्ट को जब तक आप अटेन नहीं करेंगे तो आपको वो सर्कल ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी आप एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जरूर उसके लिए आपको। जरूर जरूर। तो मतलब लॉबिंग भी होती है जी इसमें। जी। आप नवीन कुमार यादव जो हमारे जुबली हिल्स के नौ मुंतखबा रुकने असेंबली है कांग्रेस के, और उन तक आपने आपकी रसाई किस तरीके में, वहां तक रीच कैसा किया आपने? मैं डायरेक्ट भी अप्रोच किया था और साथ साथ जो मेरे पुराने आंध्रा में क्लाइंट्स रह चुके हैं जी। उनके थ्रू मैंने उनसे बात करवाई थी, ताकि कम दिन बचे थे, 30 दिन, जी। और इलेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जी। तो एक ट्रस्ट फैक्टर उनके थ्रू अटैच हुआ था और उसके बाद मेरी काबिलियत देखकर नवीन कुमार यादव सर ने मुझको काम में इंक्लूड किया। मतलब आप अपना काम उनको बताया आप, और फिर जो जो लॉबिंग जिसको कहते जी हैं वो भी जी आपने की, उसके बाद भी आपको अपना काम बताना पड़ा, जी उसके बाद भरोसा आया। जी मेजर फैक्टर, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहे हैं, जी आपका याम कंसल्टेंसी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में मेहनत की है, काम किया है, उसके बेहतर नताइज भी बरामद हुए। जी। मेजर फैक्टर क्या है जुबली हिल्स में कांग्रेस के जीतने का आपकी नजर में? तीन मेजर फैक्टर हैं। पहली चीज जो इनकी हमारी सेंट्रल मैसेजिंग थी, जो इवन कैंपेन का नाम था एक मौका दो करके, जिसको अगर हम तेलुगु में भी कहें तो ओका अवकाशम करके बहुत फेमस हुआ था, जी। और इंग्लिश में वन अपॉर्चुनिटी। तो सेंट्रल मैसेजिंग बहुत अच्छी थी विद अ सॉन्ग, जो सॉन्ग और सेंट्रल मैसेजिंग बहुत ही क्रिस्प थी। जी। सेकेंड चीज था जो सिंपैथी था नवीन यादव सर के लिए। जी। लास्ट 3 बार से, एक बार कॉर्पोरेटर और 2 बार एमएलए कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। जी। तो लोगों को लगा कि अरे हमारा आदमी इतने बार कंटेस्ट किया है, एक इसको मौका देंगे। और तीसरा, जो बूथ लेवल मैनेजमेंट की गई थी, जी। जो कांग्रेस का कैडर था और इवन नवीन सर की जो पर्सनालिटी थी, नवीन यादव सर, जी। तो जो रीच आउट किया गया और वोटर्स को कन्विंस किया गया कि क्यों वोट करे कांग्रेस को, ये 3 मेजर फैक्टर थी इतनी बड़ी मेजोरिटी आने के लिए। बूथ लेवल कैडर की भी जिम्मेदारी ये आप इंतखाबी हिकमत अमली कार की जिम्मेदारी होती है? जी, तो हमारी जिम्मेदारी, जैसे बोलते हैं एवरीथिंग अंडर द स्काई, जी। तो जो भी काम होता है, बी इट ब्रांडिंग मटेरियल, बी इट बूथ लेवल मैनेजमेंट, बी इट पोल मैनेजमेंट, जो भी चीज होती है उसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उनके लिए काम आता है। ऑफ कोर्स टीम्स बहुत रहती हैं, लेकिन जो फाइनल एक एडवाइस होता है वो हम देते हैं और फिर सर से अप्रूवल के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2016 से 2025 तक लगभग 9 साल। 9 साल 10 साल का वक्फा है ये। जी। आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? एक बतौर एक स्ट्रैटेजिस्ट जो है, आपका खराब तजुर्बा क्या रहा आपका? खराब तजुर्बा अगर कहें तो एक तो पहली बात, कुछ कुछ लीडर्स के पास पैसे अटक जाते हैं, जी। तो वो पैसे निकलवाना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए। और खराबी अगर अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसे खराब या अच्छा करके नहीं लाइफ में चलता, मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जी। क्योंकि जहां जैसे अब जुबली हिल जीते हैं, खराब एक्सपीरियंस इन द सेंस, देखिए आप तवक्को कर रहे हैं, जुबली इस पे जीत की तवक्को थी, जी ऐसी किसी असेंबली हलके पे आपने मुकम्मल तौर पर जीत यकीनी समझी थी? आपका जो मतलब आपका जो एनालाइजेशन है, जो तज्जिया है, वो उसके बुनियाद पर आपको यकीन है कि ये असेंबली सीट आप हार रहे हैं, वहां पे सेटबैक हो गया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? मैं ये हवाले से खराब एक्सपीरियंस जी, उस हवाले से जो 20% मैंने बोला है वो पहले 10% ही था, लेकिन लास्ट जो आंध्र इलेक्शंस थे, जो लास्ट टाइम अभी 2024 में आंध्र इलेक्शंस हुए थे, वहां पे मुझको झटका लगा था क्योंकि बोस्सा सत्यनारायण सर की जो सीट थी, हमें लगा था कि 2-3 हजार से हम जीत जाएंगे, बट 12 हजार से हारना वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए।
वो मतलब शायद हो सकता है कि वहां पे मुखालिफ हुकूमत लहर जो है आंध्रा में उस वक्त काम कर रही थी तेजी जी के साथ। जी। फिर चंद्रबाबू नायडू भी अचानक से आपने तेलुगु देशम के लिए भी काम किया है? नहीं, तेलुगु देशम के लिए एज सच नहीं किया है काम। अच्छा। मैंने 2-3 लीडर्स को कंसल्ट किया है, जी जैसे लाऊ श्री कृष्णा जो अभी टीडीपी के फ्लोर लीडर हैं, जी तो उनको मैंने काफी कंसल्ट किया है। वो बहुत टाइम से जानते हैं मुझको, जी। तो उन्होंने भी पार्टी चेंज की थी। इनफैक्ट पार्टी चेंज करने के बावजूद भी वो काफी क्लोज थे, तो कुछ कंसल्ट किया था मैंने। अच्छा, एक इंतखाबी हिकमत अमली कार की हैसियत से आपको साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या फर्क महसूस हुआ, क्योंकि दोनों मुकामात पर आपने काम किया है? जी। सो बेसिक डिफरेंस है माइंडसेट में। अच्छा। यहाँ पे लोग ज्यादातर साउथ इंडिया में इश्यूज पे और लीडर की विजन पे वोट करते हैं, वेयर नॉर्थ में थोड़ा सा इशू के लिए तो वोट करते ही हैं, बट थोड़ा सा कैश पोलराइजेशन पे भी काम किया जाता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, जिनके प्राइम मिनिस्टर 3 बार अभी बन चुके हैं, वो नॉर्थ में ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, वेयर साउथ में वो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, फिर भी उनको उतनी अच्छी ओपनिंग नहीं मिल पा रही है। ऊपर दरवाजा खुला उन्हें नहीं मिल रहा है। जी अब हालिया कर्नाटका में कुछ माहौल बना था, जी मगर फिर वो वहां पर दोबारा जो है जी कांग्रेस ने मतलब भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल करके वो दरवाजा भी बंद कर दिया है। तो आप इस बात को बहैसियत एक हिकमत अमली कार, इंतखाबी हिकमत अमली कार, इस बात को तस्लीम करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से बीजेपी की जीत हो रही है अक्सर रियासतों में, तो वहां पर पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इस बात के ऊपर आपका यकीन है? नहीं, पैसे तो साउथ में ही ज्यादा होते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि साउथ में जिस तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं वो नॉर्थ में उस लेवल के नहीं किए जाते। वेरएस नॉर्थ में क्या होता है कि ज्यादा प्रो वेलफेयर, जैसे अभी बिहार में लास्ट 1 मंथ में जो 10,000 ट्रांसफर हुआ जी था, जी। तो प्रो वेलफेयर एक होता है, और जाति पे काफी इलेक्शंस किए जाते हैं वहां पे। वेरएज यहाँ पे ऑफ कोर्स जाति पे किया जाता है, बट इश्यूज और एक नैरेटिव बनता है कि इस आदमी को क्यों हम वोट दें, क्यों सीएम बनाए। जी। तो आप नॉर्थ के मुकाबले जो है साउथ के जो राय वोटर्स है, राय दहिंदे हैं, वो कुछ हद तक मतलब चौकन्ना है, ये इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे उनका यकीन है और इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बुनियाद पर वो वोट करते हैं, इस बात को आप तस्लीम करते हैं। जी जी। तो आपका जो ये स्ट्रैटेजी है, उसके लिए एक चार्ट भी होगा, रेट चार्ट भी होगा, और ये जो पैसे का जो लेन-देन है, ये तमाम काम में एक अंदाजे से एक असेंबली हलके के लिए आपको कितने अमले की जरूरत पड़ती है, स्टाफ की जरूरत पड़ती है? सो स्टाफ जैसे कि इट कैन स्टार्ट फ्रॉम इवन 10 लोगों से स्टार्ट होता है। मैंने मैक्सिमम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 लोग भी रखे हैं, अच्छा। बट अगर आप रेट्स बोलेंगे तो वो वेरी करता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जी इट कैन स्टार्ट विथ इवन 5 lakhs पर मंथ टू इवन गो टू 20 lakhs पर मंथ। जी तो कंप्लीटली ये रिक्वायरमेंट बेस्ड है, बिकॉज अगर समझ लीजिए आप एक कैंडिडेट हैं, तो जी आपको हम पहले परस्यू करते हैं, समझते हैं कि आपके पास ऑलरेडी क्या क्या चीजें हैं, जी और जो नहीं है उस पे हम उसको डेवलप करने का ट्राई करते हैं। जी वेरएज बहुत सारे अदर कंसल्टेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं कि उनकी टीम को पूरी खत्म किया जाए और हम इम्पोज हो जाएं, तो जी। वो हमारा वर्क मोमेंटम नहीं रहता है, अच्छा। और उस वजह से लीडर जो है थोड़ा सा ट्रस्टी और कंफर्टेबल महसूस करता है। उनके आदमी अगर आपके साथ में काम कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट थोड़ा जो है ज्यादा बढ़ जी जाएगा। जी अच्छा, आप ये बताएं कि आपने डीके शिव कुमार के साथ भी काम किया है, जी। तो डीके शिव कुमार किस तरीके के लीडर है? सो वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, उनकी पॉलिटिक्स बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम अपने बलबूते कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलवाई। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि 130 के ऊपर सीट्स आएंगे, और अगर अगर बोला जाए वैसे लीडर अगर कोई रहता है तो हम जैसे स्ट्रेटेजिस्ट का काम और आसान हो जाता है, अच्छा। क्योंकि हाफ ऑफ द थिंग्स वही सोच के रख लेते हैं, उसको बस हमको वैलिडेट करना होता है डेटा के साथ और लॉजिक जी। के साथ। तो इसका मतलब ये है कि याम कंसल्टेंसी या कोई दूसरी हिकमत अमली कार कंपनी हो, और उन्हें भी जो है डीके शिव कुमार के जैसे लोग अपना मशवरा देते हैं जी और उनके मतलब काम को और मजीद आसान जी बनाते हैं। जी तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसका मतलब डीके शिव कुमार के साथ। जी आपने तृणमूल कांग्रेस के लिए भी मगरिबी बंगाल में आईपैक में रहकर काम किया, जी तो क्या मगरिबी बंगाल की जो मौजूदा सियासी हालात है जी। वहां पर एसआईआर चल रहा है, वहां पे 2026 में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां का सियासी माहौल किस तरीके का है? तो जब मैं वहां पे 6-7 महीने था, तो जो ममता दीदी थी वो गवर्नमेंट में थी, हमने कैंपेन लॉन्च किया था दीदी के बोलो करके, विच वाज ए गवर्नेंस कैंपेन। कोई भी हो आप फोन कॉल करें तो विद इन 72 आवर्स क्लोज करने की चीज। तो वहां पे जो दीदी का है काफी बड़ा मास अपील है,
मतलब लोग कंप्लीटली उनको बिलीव करते हैं अक्रॉस कास्ट। जी। और अगर आप वैसे ही बोलें तो प्रो वेलफेयर भी हैं काफी वो। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो गया है टीएमसी को वहां हराना। जी। उसकी मेन रीजंस ये है कि उनकी ग्राउंड में पकड़ बहुत तेज है। जी। और वहां पे जो लायंस क्लब का एक नेटवर्क है जो जी। कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत फेमस है, जी। वो लायंस क्लब के थ्रू भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जी। और साथ साथ बूथ पे जब हमने काम किया था तो बूथ पे हमने 13 से 14 लोग को खड़ा कर दिया था जो कि एक्टिव थे। जी। तो वो काफी डिफरेंट पॉलिटिक्स है वहां पे। इवन लोग बहुत एग्रेसिव भी है। जब जब कुछ कुछ बूथ्स में बहुत दिक्कत भी होती है तो गवर्नमेंट के लिए वहां इलेक्शन करवाना बहुत बड़ी बात होती है विदाउट एनी कम्युनल टेंशन और समथिंग। ममता दीदी तो मुसलसिल वहाँ पे इंतखाबात भी कराती है, लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होते हैं। मगर अब इस मरतबा क्या एसआईआर का इम्पैक्ट, जिस तरीके बिहार के असेंबली इंतखाबात पर एसआईआर का इम्पैक्ट असर पड़ा, वैसा ही मगरबी बंगाल में भी उसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? लग तो रहा है क्योंकि बिहार के एसआईआर के बाद ऑपोजिशन काफी बैकफुट पे आ गई है। जी। और ऑपोजिशन के पास कोई सच प्रूफ्स नहीं आ रहे कि उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। जी। तो जैसे बिहार में भी वोट चोरी पे बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था बट ऑपोजिशन उस मोमेंटम को ऊपर नहीं ले जा पाई। जी। यहाँ पे बट डिफरेंट ये होगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट में है। जी। तो अगर एसआईआर का मुद्दा सच में लिया जाता है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और ममता दी मुझे लगता है कि अपने नेटवर्क और अपने मास अपील से उस चीज को इजीली उससे बाहर आ पाएंगे। यकीनन। तो आपका अब अगला कौन सी स्टेट होगी जहां पर आप याम कंसल्टेंसी के जरिए से वहां की इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करेंगे? कौन सी रियासत पर आपकी नजर सो है? कर्नाटका में मैं ऑलरेडी 2-3 मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ बातचीत में हूँ, कंसल्ट करता ही हूँ। तो कर्नाटका में अभी आने वाला है चुनाव। और उसके बाद अभी यहाँ पे जीएचएमसी भी आने वाला है और लोकल बॉडी का भी अभी जियो आ गया है एक। तो तेलंगाना, कर्नाटका, इवन फॉर दैट मैटर आंध्र प्रदेश में भी जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये 3 स्टेट हैं जो मैं जिस पे अभी सोच रहा हूँ कि इलेक्शंस करना चाहूंगा। जी। आप करना चाहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से आप मुसलसिल अप्रोच भी हो रहे हैं उनके पास से यकीनन, क्योंकि अब जिस तरीके के नतायज जुबली हिल्स से आए हैं, जी जुबली आपके शायद जुबली हिल्स के नतायज आने के बाद हौसले बुलंद हो गए आपके। जी जी जी, हमने 18 से 20 हजार का मार्जिन सोचा था जी। बट लोगों ने और 5,000 ज्यादा प्यार दिया है। जी। और ऑफ कोर्स जब एक ऐसा पॉजिटिव विन आता है तो जी। हमारा और हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी अपनी जो मतलब इंटरनल मीटिंग में ये बात कही थी, वहां से वो जराये से हमें इत्तला मिली थी जी कि जुबली हिल्स में जो इलेक्शन हम जीतेंगे 15 से 25 हजार तक के मार्जिन से हमारी जीत होगी। इस तरीके का दावा चीफ मिनिस्टर ने भी पेश किया था। जी तो आपको भी यकीन था? जी, हमको एक पक्का यकीन था कि 18 से 20 हजार तो मार्जिन पक्का आएगा। जी। तो ठीक है। ये है खुर्शीद हुसैन, याम कंसल्टेंसी के ये सीईओ हैं जो इंतखाबी हिकमत अमली कार है। इन्होंने बताया, पूरी तफसील बताई 2016 से 2025 तक का इनका जो सफ़र रहा, उस सफ़र से भी आपको जानकारी उन्होंने दी। और देखिए किस तरीके से इंतखाबी हिकमत अमली तैयार की जाती है, और इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, सियासी जमातों के लिए हो या किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए हो, किसी रुकन असम्बली या रुकन पार्लियामेंट या कॉरपोरेटर के लिए हो, तो ये जो खिदमात अंजाम देते हैं और उनकी पूरी हिकमत अमली, इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करते हैं। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है नए मेहमान के साथ फिर दोबारा आपके हुजूर पेश होंगे। तब तक के लिए आपके मेज़बान सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा